नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान सवे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन पर सीडीएस और विदेश मंत्रालय के अलग बयानों से भड़की कांग्रेस। सुरजेवाला ने पूछा कभी सच बताएगी मोदी सरकार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने की दिल्ली जाने की रिहर्सल। यूपी गेट पर राकेश टिकैत संग सैकड़ों किसान की भीड़ को देख हरकत में आए पुलिस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी में बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक और नया सर्वे सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को राज्य में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। वोटर के सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी को अब की बार 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है। सर्वे में किसे कितनी सीटें? इस सर्वे में बताया गया है कि यूपी में बीजेपी को 403 सीटों में से 217 सीटें मिल सकती हैं, यानी पार्टी को इस बार 108 सीटों का नुकसान हो सकता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा दिखाया गया है। अखिलेश यादव की पार्टी को आने वाले चुनावों में 156 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, यानी बीजेपी को जितनी सीटों का नुकसान होगा वो सीटें एसपी अपने खाते में ले जा सकती है। बात अगर कांग्रेस की करें तो इस बार के सर्वे में कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि मायावती की बीएसपी को 18 सीटों का अनुमान है। वहीं अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि पिछले महीने यानी अक्टूबर में आए वोटर के सर्वे में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती दिखाई गई थी। इसमें बताया गया था कि बीजेपी को 241 से लेकर 249 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन एक महीने के बाद ये घटकर 217 तक पहुंच चुकी हैं, यानी बीजेपी को चुनाव से पहले सीटों का नुकसान हो सकता है। इसमें लखीमपुर खीरी कांड और पुलिस पर लगते गंभीर आरोपों का असर देखा जा सकता है। पिछले सर्वे में अखिलेश यादव की एसपी को 130 से 138 सीटों का अनुमान लगाया था, जो अब बढ़कर 156 तक पहुंच चुकी है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी की सीटों में भी मामूली बढ़त देखी गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पर सीडीएस और विदेश मंत्रालय के अलग बयानों से भड़की कांग्रेस। सुरजेवाला ने पूछा कभी सच बताएगी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस बिपिन रावत के चीन पर दिए बयानों पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि क्या मोदी सरकार चीन के मुद्दे पर कभी सच बताएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, चीन ने पिछले कई वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां की हैं जिन पर उसने दशकों पहले अवैध रूप से कब्जा किया था। भारत ने अपनी जमीन पर न तो इस तरह के अवैध कब्जे को और न ही चीन के अनुचित दावों को कभी स्वीकार किया है। बागची ने ये बातें अमेरिकी रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि एलएसी के पूर्वी सेक्टर में चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में एक बड़ा गाँव निर्मित किया है। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, विदेश मंत्रालय कहता है कि हम चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे। सीडीएस चीन को क्लीन चिट देते हैं। पहले पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा है। रक्षा मंत्रालय ने देपसांग गोगरा पर चीन के साथ 13 दौर की बातचीत की। क्या मोदी सरकार सच बताएगी? चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने की दिल्ली जाने की रिहर्सल। यूपी गेट पर राकेश टिकैत संग सैकड़ों किसान की भीड़ को देख हरकत में आए पुलिस। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व सैकड़ों किसान शुक्रवार शाम को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर लगी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। इस दौरान किसानों ने दिल्ली कूच करने का संदेश देकर हड़कंप मचा दिया। हालांकि किसानों ने अभी इसे महज दिल्ली जाने का रिहर्सल बताया। जानकारी के अनुसार भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में शाम को करीब 5 बजे 2 से 250 किसान यूपी गेट पर एकत्रित हुए। इस दौरान राकेश टिकैत के साथ किसान मंच के बराबर वाले रास्ते NH9 होते हुए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगी बैरिकेडिंग तक जा पहुंचे। राकेश टिकैत संग सैकड़ों किसानों के एक साथ बैरिकेडिंग तक पहुंचने से बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल सक्रिय हो गया। इसके बाद किसानों ने एक्सप्रेसवे पर यूपी और दिल्ली के बॉर्डर की निशानदेही के लिए लाल पेंट से निशान भी लगाए। दोनों बॉर्डरों के बीच वाली जगह में राकेश टिकैत कुछ समय तक घूमते रहे और किसानों को दिल्ली और यूपी की सीमा के बारे में बताया। हालांकि कुछ देर में राकेश टिकैत ने किसानों को वापस नीचे चलने के लिए कहा। उसके बाद सभी किसान यूपी गेट पर नीचे आ गए। किसानों ने बताया कि यह उनके दिल्ली जाने की रिहर्सल का हिस्सा है। अब हर दिन सुबह शाम को किसान ऐसे ही दिल्ली जाने का रिहर्सल करेंगे, जिससे 29 नवंबर को दिल्ली जाने में किसी तरह की समस्या नहीं आए। 29 नवंबर से हर दिन कुछ किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली जाएंगे।
किसानों के बैरिकेडिंग तक पहुंचने से बॉर्डर के दोनों ओर तैनात पुलिस बल सतर्क रहा। किसानों की हर एक हरकत पर पुलिस व सुरक्षा बलों ने पैनी नजर रखी। कुछ ही देर में किसानों के वापस लौट जाने पर पुलिस व सुरक्षा बल कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को दिल्ली एचसी से राहत, धरने पर बैठे लोगों को हटाने की याचिका खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसान आंदोलन की आड़ में बैठे लोगों को हटाने और सभी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को खाली करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कोई वकील पेश नहीं होने के बाद शुक्रवार को चूक के लिए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले की तारीखों में भी इस मामले में कोई पेश नहीं हुआ था। हालांकि इस मामले में केंद्र की ओर से अधिवक्ता अमित महाजन पेश हुए। याचिका दिल्ली निवासी धनंजय जैन ने अधिवक्ता भूप सिंह के माध्यम से दायर की थी, जिन्होंने प्रतिवादियों को महत्वपूर्ण स्मारकों की रक्षा के लिए पर्याप्त अर्धसैन्य बल लगाने और दिल्ली के नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भावना को बहाल करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। दिल्ली में रहने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि यहाँ रहता हूँ। 26 जनवरी 2021 को जब गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था तब लाल किले समेत कई इलाकों में अभूतपूर्व हिंसक घटनाओं और अशोभनीय घटनाओं से स्तब्ध रह गया था, जिसकी वजह से गंभीर और आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा, कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन ने बहुत ही उग्र और हिंसक मोड़ ले लिया और किसान हथियारों, हॉकी स्टिक्स, तलवारों और अन्य हमले के हथियारों से लैस दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचे थे। साथ ही गणतंत्र दिवस के उत्सव को बदनाम करने के लिए और शहर की राजधानी में शांति और कानून व्यवस्था और शांति भंग कर दी। प्रदर्शनकारियों और किसानों ने राजधानी के पूरे जीवन को ठप कर दिया। इसने नागरिकों और विशेष रूप से दिल्ली में रहने वालों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पर साधा निशाना, बोले हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग, इन्होंने फैलाई नफरत। जी हां दोस्तों, देश में हिंदुत्व को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग हैं। अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या जरूरत। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ने नफरत फैला दिया है, जबकि हमारी विचारधारा प्यार और भाईचारे की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की और प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशेडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हटाया नहीं, लेकिन उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। उनके हाथ में लाउड स्पीकर है, मशीनरी है। उन्होंने आगे कहा कि विचारधारा की जो लड़ाई थी वो फोकस्ड नहीं थी, लेकिन आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो विचारधारा है इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं और यह हमसे बहुत पुरानी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। कांग्रेस नेता ने पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की क्या जरूरत और हिंदुत्व को हिंदू को क्या जरूरत। उन्होंने यह भी कहा कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं वो इसका प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया और फैलाया। उनके भी अपने आदर्श हैं और हमारे भी। उनके आदर्श सावरकर हैं तो हमारे महात्मा गांधी हैं। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा लोगों तक फैलती है तब हमारा दर्द और डर मिटता है। सिस्टम को हम आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कहते हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर हमने अपने कार्यकर्ता को दर्द और डर से निपटने की ट्रेनिंग दे दे तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता दर्द से भरे रहते हैं, उनके मन में गुस्सा होता है और हमारे कार्यकर्ता हंसते रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश में भाजपा पर साधा निशाना, कहा हार के डर भाजपा नेता कर रहे हैं यूपी का दौरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के राज्य में लगातार हो रहे दौरों पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य में अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है और इसलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौरा चला आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा का हार का डर जितना बढ़ेगा उतना ही उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं को दौरा पड़ेगा। उन्होंने कहा, भाजपा नेतृत्व भी समझ रहा है कि 4.5 साल बीत जाने पर भी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसके कामकाज से जनता में भारी विरोध है और प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया, राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, किसान आंदोलित हैं, नौजवान हताश हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार चौपट है, महिलाएं अपमानित हो रही हैं और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी अपने नाम की पट्टिका लगाकर चाहे जितना खुश हो ले, लेकिन जनता जानती है कि भाजपा सरकार उसे धोखा दे रही है, उनके साथ छल कर रही है। यादव ने दावा किया, लखनऊ से बलिया तक समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रूपरेखा समाजवादी सरकार ने तैयार की, जमीन अधिग्रहण किया और समाजवादी सरकार में ही उसका शिलान्यास हो गया।
द्वेषवश भाजपा सरकार ने वो काम रोक दिया और झूठी वाहवाही के लिए नए सिरे से शिलान्यास किया गया। अब उसे भाजपा अपने नए इवेंट के रूप में पेश करने जा रही है। उन्होंने कहा, सपा सरकार के एक्सप्रेस वे से प्रेरणा लेकर भाजपा सरकार ने नकल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से पहले तो समाजवादी शब्द हटाया और अब उस पर विमान उतारने का नाट्य रूपांतरण करने जा रही है। उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इसके पहले यादव ने आज ट्वीट किया, उप्र में अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है, इसलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौरा चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा उतने ही उप्र में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, उप्र की जनता लखीमपुर की जीप में भाजपा का परिचय जुलूस निकालेगी। गौरतलब है कि गत 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ 4 किसानों को जीप से कुचलने और हत्या समेत कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आशीष और उनके सहयोगी फिलहाल जेल में हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का डर, यूपी में ट्रैक्टर रैली निकालेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के जवाब में बीजेपी भी अब पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। बीजेपी का किसान मोर्चा इन रैलियों का आयोजन करेगा और ये 16 से 30 नवंबर तक निकाली जाएंगी। पार्टी मऊ से इन रैलियों की शुरुआत करेगी। किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त असर है ही। इसके सहारे विपक्षी दलों ने बीजेपी और मोदी सरकार को किसान विरोधी कहकर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी और संघ परिवार को इस बात का अंदाजा है कि किसान आंदोलन उनके यूपी को फिर से फतह करने के सपने को चकनाचूर कर सकता है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस चुनाव की कमान संभाल ली है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन रैलियों के जरिए पार्टी किसानों को यह संदेश देगी कि आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया जितना मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। बंद पड़ी शुगर मिलों को चालू किया गया है और नई शुगर मिल चलाई गई है। साथ ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज भी माफ किया गया है। बीजेपी ने अगस्त में किसानों के बीच किसान चौपालों का भी आयोजन किया था और इसके जरिए 58,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने की कोशिश की थी। हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है, प्रियंका गांधी तय करें उनकी लड़ाई किससे है। एनडीटीवी से अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। जनता को पता है कि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि योगी जी बांटने की राजनीति करते हैं और हम जोड़ने की। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की रैली में दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर एनडीटीवी से बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। सवाल, आप मुजफ्फरनगर में हैं जो दंगों का केंद्र था। 2 दिन पहले योगी जी पलायन का मुद्दा उठा कर गए हैं, क्या कहना है आपका। जवाब, हम कह रहे हैं कि यहाँ किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, ये किसानों की बात क्यों नहीं करते, ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये पलायन की बांटने की बात कर रहे हैं। योगी जी खुद उत्तराखंड से पलायन करके आए हैं। यहाँ वोट तो जनता ने बीजेपी को दिया पर काली पट्टी बांधकर वो मुख्यमंत्री बन गए। सवाल, बीजेपी आप पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाती है, कहते हैं कि आप धर्म और जाति विशेष की राजनीति करते हैं। जवाब, हमने बहुत सारे दूसरी जातियों को जोड़ा है। ओपी राजभर आए हैं, दूसरी जातियों के तमाम लोग जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सारी जातियों को साथ लेकर चल रही है, वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अभी देखेंगे और गठबंधन होंगे। सवाल, क्या आपका जयंत चौधरी के साथ गठबंधन भी होगा, क्योंकि हाल ही में वो प्रियंका गांधी से भी मिलकर आए हैं। जवाब, 2019 में भी हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, हमारा वो गठबंधन अब तक बरकरार है। सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, सीट बंटवारे को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पर हम साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे। सवाल, प्रियंका गांधी की आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आपसे कि आपने उनकी पार्टी के सारे काय शामिल हो गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है। जवाब, असली कांग्रेसी कभी काय नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से, योगी से है। जनता को पता है कि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई है। हमारी लड़ाई योगी से है, प्रियंका तय करे कि उनकी लड़ाई किससे है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, राकेश टिकैत बोले जल जंगल और जमीन को बचाना है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल 26 नवंबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं।
इस आंदोलन के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत मुखर रहे हैं। राकेश टिकैत सरकार पर हमला करते आए हैं और तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर एक बार फिर सरकार को याद दिलाया है कि कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने लिखा कि जब तक तीनों काले कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। उन्होंने लिखा कि बिल वापसी ही घर वापसी है। यह आंदोलन जल जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। इससे पहले किसानों ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अहम फैसला लिया। 29 नवंबर से हर दिन 500 किसान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचेंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने इस फैसले के बारे में जानकारी मुहैया करवाई है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर हालांकि फाइनल फैसला पुलिस से अनुमति मिलने के बाद होगा। संगठन ने एक बयान में कहा कि आंदोलन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर 26 नवंबर और इसके बाद देश भर में आंदोलन को व्यापक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर के बाद ज्यादा से ज्यादा किसानों सिंघू, टिकरी और गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचने की अपील भी की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कल कर सकते हैं यूपी का दौरा। जी हां दोस्तों, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच बैठक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हो रही है। बता दें, भूपेश बघेल को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शनिवार को उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया था कि पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी को सीएम उम्मीदवार के रूप में रखना चाहती है। हालांकि खुर्शीद ने कहा था कि अंतिम फैसला प्रियंका गांधी खुद करेंगी। पार्टी के महासचिव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती तो आपको बीजेपी का एजेंट बताती हैं, क्या मिले हैं उनसे कभी? सवाल पर ऐसा था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर चर्चा में है। चुनावों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद आमने सामने नजर आ रहे हैं। हाल ही में भीम आर्मी छोड़कर कुछ नेताओं ने बीएसपी का हाथ थामा था और इसे मायावती ने उनकी घर वापसी बताया था। इसके साथ मायावती ने साफ कर दिया था कि इस बार उनकी पार्टी युवाओं पर ज्यादा जोर देगी और टिकट वितरण में भी ये नजर आएगा। जबकि इससे पहले चंद्रशेखर चुनाव प्रचार के दौरान रणनीति के तहत खुद को युवाओं के चेहरे के रूप में पेश कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद का द लल्लन टॉप के साथ एक पुराना इंटरव्यू भी सामने आया है, जिसमें उनसे मायावती को लेकर सवाल पूछा जाता है। भीम आर्मी चीफ से सवाल किया गया था, क्या आपकी मायावती से कभी मुलाकात हुई है? वो तो आपको बीजेपी का एजेंट बताती हैं। राजनीति में क्या आप उनका विकल्प बनना पसंद करेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा था, मैं देश में बहुजनों को सत्ता में स्थापित करने का काम करूंगा। मैं किसी के खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करूंगा। चंद्रशेखर आगे कहते हैं, मायावती जी मेरी बुआ जी लगती हैं और वो मुझे बीजेपी का एजेंट कहती हैं। इससे पहले वो मुझे कांग्रेस का एजेंट बताती थी। दरअसल वो सही निर्णय ही नहीं ले पा रही हैं। कभी वो बीजेपी का एजेंट बताती हैं तो कभी कांग्रेस का एजेंट बताती हैं। मैं बहुजनों का एजेंट हूँ। जब तक बाबा साहेब और काशीराम का सपना पूरा नहीं करूंगा तब तक चुप नहीं बैठूंगा। मगर सवाल ये है कि मेरा न कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ और न ही बीजेपी के साथ कोई गठबंधन हुआ। मैंने कभी इन दोनों पार्टियों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों में आपसी फूट को लेकर बोले राकेश टिकैत, 200 डिग्री तापमान हमेशा रहता है, मोबाइल ले जाना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसी मुद्दे पर किसानों नेताओं के आपसी चर्चा के दौरान फूट की खबर सामने आई। इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ लोगों का तापमान हमेशा 200 डिग्री रहता है। लगता है कि अब मीटिंग में मोबाइल ले जाना बंद करना पड़ेगा। समाचार चैनल एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि बैठक के दौरान किसान नेताओं के बीच भी आपसी नाराजगी की खबर सामने आई, तो इस पर टिकैत ने कहा कि हाँ, नाराजगी निकल कर सामने आई है। बहुत क्रांतिकारी आदमी है। आगे टिकैत ने आपसी मनमुटाव को लेकर कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा लोग दिल्ली चलेंगे, कुछ लोगों का मानना है कि कम लोग दिल्ली चलेंगे। बहुत क्रांतिकारी विचारधारा है। ये तो किसान है जिसका तापमान 200 डिग्री रोज रहता है। इस दौरान जब टिकैत से पूछा गया कि किसान नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव होगा तो क्या ये किसान आंदोलन के लिए सही होगा, तो इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि वो अंदर की बात किसी ने बता दी। अंदर की बात पता नहीं चलनी चाहिए।
अंदर मोबाइल ले जाना बंद करना पड़ेगा। किसी भी विषय पर चर्चा होती है तो उस पर तर्क वितर्क होता है। यहाँ कोई किम जोंग का राज नहीं है कि एक ने कह दिया तो चालू हो गया। कोई अपनी बात कहता है और दूसरा अपनी बात कहता है।